गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तरंग गति, जिसमें हम तरंग की गति या तरंग की चाल के बारे में पढ़ेंगे। अब तरंग की चाल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको तरंगों के बारे में पता होना चाहिए कि तरंगे क्या होती हैं। तो तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो पदार्थ के चले बिना ही संचरित होती है। मतलब जैसे आप देखें कि तालाब है, तालाब में हम एक कंकर मारें तो क्या होता है, वहाँ पर तरंगे चलने लग जाती हैं। जो पानी है वो नहीं चलता, पदार्थ नहीं चल रहा है, तरंगे चलने लग जाती हैं। तो तरंगे यानी कि एनर्जी का जो है मूवमेंट शुरू हो जाता है। तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के चले बिना ही संचरित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तरंगे। और तरंगों के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों के संचरण के लिए, कुछ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं या प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। और कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो बिना माध्यम के संचरित होती हैं, बिना माध्यम के चलती हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनको हम कहते हैं, या अप्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की उपस्थिति आवश्यक होती है। माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। तो ऐसी तरंगों को कहा जाता है यांत्रिक तरंगे। जैसे कि रस्सी को जब हम हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, या फिर ध्वनि, जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, या दो बच्चे एक साथ खड़े होकर कुछ बोलते हैं, या जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो जो बिल्कुल लास्ट बेंच वाला बच्चा है उसको भी टीचर की आवाज़ क्लियर आती है। टीचर अपनी सीट पर ही खड़ा होकर बात कर रहा है, टीचर उस बच्चे तक नहीं जा रहा है, फिर भी उसको उस टीचर की आवाज़ आती है। तो वो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे, जिसमें माध्यम नहीं मूव करता है, पर तरंगे जो ऊर्जा हैं वो संचरित होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या अप्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। ये तरंगे निर्वात मतलब जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, या अंतरिक्ष, वहाँ पर भी चल सकती हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुँचता है, रास्ते में अंतरिक्ष होता है जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, उसको भी क्रॉस करके सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। तो वो कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसी तरीके से जो एक्स रेज हैं या जो गामा रेज हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, ये सब कैसी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यांत्रिक तरंगे, इनमें माध्यम आवश्यक होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है। यांत्रिक तरंगे, ये आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, ध्वनि वाला आपको चैप्टर था 9th क्लास में, जिसमें एक बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक जार होता है कांच का, उसमें एक बेल लगी होती है और उस जार के नीचे एक वैक्यूम पंप लगा होता है। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, उस जार, जो कांच का जार होता है, उसमें से धीरे धीरे हवा को खींचता है, और ऊपर उस जो कांच का जार होता है उसमें बेल यानी कि घंटी बज रही होती है। तो जैसे जैसे वैक्यूम पंप से हवा खींची जाती है, वैसे वैसे घंटी की आवाज़ जो है वो कम होती जाती है। और जब वैक्यूम पंप जार में से सारी हवा को खींच लेता है, तब घंटी की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करते थे कि यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम होना आवश्यक है। जब वैक्यूम पंप से सारा उस बेल जार में, उस कांच के जार में जब निर्वात कर दिया गया, मतलब माध्यम बिल्कुल अनुपस्थित कर दिया गया, तो वो ध्वनि आनी बंद हो जाती है। तो यांत्रिक तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता। अब
तरंग संचरण के लिए माध्यम के आवश्यक गुण, कि जब तरंग चलती है तो कौन कौन से माध्यम में गुण होना चाहिए जिसकी वजह से तरंग संचरण, तरंग का चलना पॉसिबल होता है। तो 2 गुण हैं, एक तो प्रत्यास्था का गुण और दूसरा है जड़त्व का गुण। इट मीन्स कि जब कोई भी तरंग किसी माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में प्रत्यास्था भी होनी चाहिए, उस माध्यम में जड़त्व का गुण भी होना चाहिए, तभी तरंगे उस माध्यम में चल सकती हैं। और मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल बताया कि तरंगे चलती कैसे हैं। जैसे एक तालाब का ही एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जब तालाब में हम एक कंकर मारते हैं, यहाँ कंकर मारा, यहाँ पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो गया, एक हलचल उत्पन्न हो गया। एक जैसे ही हम तालाब में पत्थर मारते हैं तो वहाँ पर पानी जो है वो तालाब में पत्थर अंदर तक जाता है तो वहाँ पर गहराई तक जाता है, वहाँ पर एक गड्ढा सा हो जाता है। अब यहाँ के जो अणु हैं ये क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाते हैं। कंपन करते करते ये अपनी एनर्जी साथ वाले जो कण हैं उनको भी दे देंगे, ये भी कंपन करने लग जाएंगे। फिर ये अपनी एनर्जी साथ वाले कणों को दे देंगे, ये भी कंपन करने लग जाएंगे। फिर ये साथ वाले कणों को देंगे, ये कंपन करने लग जाएंगे, ये कंपन करने लग जाएंगे, ये कंपन करने लग जाएंगे। इस तरीके से जो विक्षोभ है ये पूरे एरिया में फैल गया। जो कंपन है तरंग का वो पूरे एरिया में फैल गया। तो इस तरीके से विक्षोभ यानी कि हलचल जो है वो माध्यम को प्रभावित नहीं करती, जल आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो माध्यम को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ता रहता है। और इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को हम कहते हैं तरंग गति, क्योंकि ये तरंग की गति को प्रदर्शित करती है। और जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ऊर्जा और संवेग का भी संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है तरंग गति की विशेषताएं। तरंग गति में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरंग का संचरण जो है उसी माध्यम में पॉसिबल है जिस माध्यम में प्रत्यास्था का गुण हो और जिस माध्यम में जड़त्व का गुण हो। दूसरा पॉइंट कि तरंग जो है माध्यम के कणों के विक्षोभ के रूप में संचरित होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि विक्षोभ जो है वो आगे पीछे होता है, माध्यम आगे पीछे नहीं होता, विक्षोभ आगे पीछे होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो कणों के कंपन की कला है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जो कण कंपन कर रहे हैं कभी जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, एक डायग्राम मैं बनाऊं, इस तरीके से मैं बात करूं तो जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये है एफ पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें तो ए, सी और ई पॉइंट पर जो कण है इनकी कला समान है, बी और एफ पॉइंट पर जो कण है इनकी कला अलग है। इनकी एक दूसरे के समान है पर इससे अलग है। तो ए और बी जो है एक दूसरे के विपरीत कला में है। नेक्स्ट पॉइंट कि जब तरंग गति करते हुए माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था के इधर उधर कंपन करते हैं तो जो ऊर्जा है वो विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ती रहती है। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया भी कि साम्य स्थिति से जब ऊपर नीचे कंपन करते हैं तो ऊर्जा जो है वो विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ती रहती है। इसमें आपकी बुक में जो तरंग गति की विशेषताएं हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, मतलब एक साथ आगे बढ़ती हैं, तो उनमें अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण मतलब टकराती हैं, जब एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। जैसे ये अध्यारोपण हुआ, इनका सुपरपोजिशन हुआ, तो अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण और विवर्तन का प्रभाव होता है। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये लाइट वाले टॉपिक में हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो इनकी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
विवर्तन जो है ये होता है कि प्रकाश का किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाना, और व्यतिकरण का मतलब होता है कि कहीं पर प्रकाश जो है जब अध्यारोपण होता है तो कहीं कहीं तरंगें बहुत ब्राइट नज़र आती हैं, कहीं कहीं पर बिल्कुल लाइट नज़र आती हैं, तो उस घटना को बोलते हैं हम व्यतिकरण। यहाँ आपको इनकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से जब तरंगें दृढ़ अथवा कोमल माध्यम से जाकर टकराती हैं तो तरंगों में परावर्तन और अपवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। ये मैं आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊँगी। तो तरंग गति की विशेषताओं में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ऐसे ही ध्रुवण का एक पॉइंट दिया हुआ है, इनकी डिटेल्स आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है तरंग संबंधी परिभाषाएं, जो आपने पहले भी पढ़ी हैं। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। सरल आवर्त गति जैसे आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं वैसे ही यहाँ भी आपको पढ़नी है। सबसे पहले है आयाम। तो आयाम आपको पता है कि साम्य अवस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन जो है वो आयाम कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये अधिकतम विस्थापन है, इसको हम बोलते हैं आयाम। दोनों दिशाओं में, ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में कि नेगेटिव वाली डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन है, ये भी कहलाएगा आयाम। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन है या नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन है, ये दोनों ही कंडीशन में आयाम कहलाता है। और इसको हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपली अधिकतम विस्थापन चाहे वो किसी भी दिशा में है उसको आयाम कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मात्रक है वो है मीटर। इसके बाद आवर्तकाल। तो किसी कण का एक कंपन में जो लगा हुआ समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। अब एक कंपन पूरा कब होता है? जैसे यहाँ से अगर कोई कण चला, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पहुँचा, यहाँ तक का जो टाइम है ये कहलाएगा आवर्तकाल। ये पूरा एक चक्कर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आवृत्ति। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल का क्योंकि मात्रक सेकंड होता है, आवृत्ति 1/t होती है, इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज होता है। इसके बाद तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर हुआ, एक कंपन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कहलाएगी तरंग दैर्घ्य लैम्डा। और ये भी क्योंकि दूरी है इसलिए इसका मात्रक भी मीटर। नेक्स्ट है तरंग संख्या। तो एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को v बार से रिप्रेजेंट करते हैं और v बार इज इक्वल टू 1/λ होता है और इसका मात्रक होता है प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है कला। कला आपको मैंने सरल आवर्त गति में भी बताया कि कला क्या होता है। जब तरंग संचरित हो रही होती है तो जो कण कंपन कर रहे हैं उन कण की स्थिति और गति जहाँ से हमें पता चलती है, गति की दिशा और स्थिति की दिशा, वो क्या कहलाती है? कला। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ए, सी और ई ये वाले जो कण हैं ये कैसे हैं? समान कला में हैं। इसी तरीके से बी और एफ जो है ये भी कैसे हैं? ये समान कला में हैं। बट ए और बी ये विपरीत कला में हैं। नेक्स्ट है कलांतर। तो दो कण जो कला कर रहे होते हैं उनकी कला में जो अंतर होता है कोण की फॉर्म में, उसको कहा जाता है कलांतर। इसी तरीके से पथांतर। दो कण जो कंपन कर रहे हैं साम्य अवस्था से जब उन्होंने दूरियां तय करी तो उनकी जो दूरियों का अंतर है वो कहलाएगा पथांतर। जैसे अगर हम ए और बी की बात करें, ए की दूरी यहाँ है और बी की दूरी यहाँ है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है, दूरियों का जो अंतर, ये कहलाएगा पथांतर, पथ में अंतर। नेक्स्ट है तरंग की चाल। तो चाल आपको जैसे पता ही है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v जो है
ये डेरिवेशन आपके 9th क्लास में था। अब आपको डेरिवेशन नहीं करना, सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू एन लेमडा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। v इज इक्वल टू एन लेमडा, या v इज इक्वल टू, क्योंकि n जो है वो 1/t होता है, तो v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन t। ये तरंग चाल के लिए सूत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तरंगों के प्रकार। आपको इस चैप्टर में यांत्रिक तरंगे ही पढ़नी है, तो यांत्रिक तरंगों के भी आगे प्रकार हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और फिर उन प्रकारों के बाद उनके जो चालों के लिए सूत्र हैं वो हम करेंगे। ठीक है।